हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से आप सभी लोग अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। जितने भी स्टूडेंट एक बार जल्दी से बता दें, सभी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को जी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अच्छा, कोई बात नहीं, जिसको नहीं मिला था कोई बात नहीं, जिसको मिल गया था बहुत अच्छी बात है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। और यस सर, आवाज़ आ रही है? ठीक है। अ, चलिए, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जिन्हें हम सभी कहते हैं आपका क्या बोला जाएगा, मानव परिसंचरण तंत्र, जिसे परिसंचरण तंत्र जिसे बोला जाता है। ठीक है। आप अरे मेरे नाम से भी, आप कहीं भी, आप अगर मेरे नाम से भी आईडी ढूंढते हो तो मैं आपको अपने नाम से ही मिलूंगा, ऐसा नहीं है। नाम आप सभी लोग मेरा जानते ही होंगे। जिसको दिक्कत है, डाउट्स पूछना है, थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो आप मेरे आईडी, मेरे नाम जानते होंगे आप सभी, है ना? दीपांक सर या दीपांक उपाध्याय सर करके ऐसे आप डालते हैं तो आपको मैं दिख जाऊंगा। ठीक है। चलिए, सर 1 बजे क्लास क्यों नहीं हुई थी? सर नहीं, आज क्लास हुआ है, 1 बजे आप जाके दोबारा देखिएगा। आज आपका मोशन मैंने वहाँ पढ़ा दिया है, ख़त्म भी हो गया। एक बार हो सकता है अपना एप्लीकेशन पे कोई टेक्निकल इशू होगा बेटा, बट वहाँ पे हम लोग बिल्कुल अच्छे से कवर किए ना। चलिए, अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। देखते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जिन्हें हम सब हिंदी में कहते हैं, इन्हें हम हिंदी में कहा जाता है मानव परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। इसको हिंदी में क्या कहा जाएगा? मानव परिसंचरण तंत्र। ठीक है, मानव परिसंचरण तंत्र। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है। चलिए, अब ध्यान से देखते हैं मानव परिसंचरण तंत्र, जिसे हम लोग कहते हैं आपका ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाएगा, मानव परिसंचरण तंत्र जिसे बोला जाएगा। क्या होता है, क्या कहते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, सब प्लांट हार्मोन कंप्लीट हो गया जी। प्लांट हार्मोन्स आपको मैंने उस दिन पूरा बता दिया था, आपको एथिलीन, एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन कंप्लीट हो गया था आपका। ठीक है, अब हम लोग भी बात कर रहे हैं वो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पे बात करेंगे। एकदम आराम से आप लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल प्यार से पढ़ेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। और एकदम इस बार एकदम इस हिसाब से पढ़ाई कीजिए कि मतलब इस बार सिलेक्शन आपका अच्छे से हो जाए, है ना? चलिए, हाँ बिल्कुल, बहुत भगवान चाहेगा तो आपका सिलेक्शन और आपकी जो भी चीजें हैं वो आपको बिल्कुल मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी सर, है ना? चलिए, इधर देखिए, थोड़ा सा आप इधर काम कर लेते हैं, हम लोग पहले पढ़ाई कर लेते हैं। ये हमारा जो मेन काम है ना? हम लोग का मेन काम यही है। बातें हम आप लोग आपस में करते रहेंगे आपसे। देखिए, यहाँ पर बात करते हैं आपका मानव परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? जब हम परिसंचरण की बात करेंगे, सर्कुलेटरी की बात करेंगे, तो हमें सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्या जानना पड़ेगा? हमें पढ़ना पड़ेगा सर आपका ब्लड के बारे में। किसके बारे में? तो ब्लड के बारे में। ये बात तो समझ में आ जाता है कि सबसे पहले हमें ब्लड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ब्लड का मतलब हिंदी में क्या हो जाता है? रक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? रक्त हो जाता है, जिन्हें हम रुधिर भी कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहा जाएगा? रुधिर भी कहा जाएगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आ रहा सभी को? ये बात तो समझ में आ रहा सभी को? रुधिर भी हो जाएगा। तो ब्लड हो गया, सॉरी, ब्लड हो गया, रक्त हो गया, रुधिर हो गया। ठीक है, पहले तो हम लोग ये समझते हैं। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, जब हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे तो दूसरा हम लोग ये देखेंगे कि ब्लड के बाद जो हमें देखना पड़ेगा वो हमें पढ़ना पड़ेगा हार्ट के बारे में। किसका? हृदय के बारे में। हृदय क्या है, हार्ट क्या है ना? हृदय किस तरीके से काम करता है, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, हृदय भी हो गया। तीसरा जो होगा उसे कहा जाएगा ब्लड वेसल्स। क्या बोला जाएगा? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल का मतलब होता है क्या हिंदी में? मतलब आपके रक्त नलिकाएं कहिए, चाहे रक्त वाहिकाएं कहिए। ठीक है, तो यहां पर इन्हें कहा जाएगा रक्त नलिकाएं। रक्त नलिकाएं मतलब वो ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिस तरीके से ब्लड हमारे उस ट्यूब्यूल्स के मदद से, उस नलिका की मदद से शरीर के सभी हिस्सों में हमारा ब्लड पहुंच पाता है, ये आपका ट्यूब्यूल्स होता है, इसे हम वेसल्स कहते हैं। तो ब्लड वेसल्स भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, चौथा जो पढ़ेंगे वो हम लोग देखेंगे लिम्फ के बारे में। किसके बारे में? लिम्फ के बारे में, यानी हिंदी में इसे लसिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लसिका कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? लसिका कहा जाएगा। ठीक है, कमेंट समझ में आई बात? अच्छा, ये चार चीजें हमें बहुत अच्छे से समझनी पड़ेंगी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, मानव परिसंचरण तंत्र के अंदर। ठीक है, बात समझ में आ गया? देखिए, हमें ध्यान है बच्चा, मुझे पूरा ध्यान है कि हमने अभी आपको एनिमल किंगडम नहीं दिया। मैंने जब पढ़ा रहा था प्लांट किंगडम तब भी मैंने ये बात बताई थी कि एनिमल किंगडम आपको मैं लास्ट में करवाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही लंबा टॉपिक है। एक एनिमल किंगडम, एक रिप्रोडक्शन सिस्टम और एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये तीनों मैं ना
लास्ट में करवाऊंगा, बिल्कुल लास्ट में, मतलब समझने का मतलब समझिए कि जब मैं बायो खत्म करूंगा उसके बाद इसको रखूंगा, क्योंकि इसके लिए मुझे प्रॉपर एक 10-15 दिन का दिन चाहिए, ताकि मैं आपको एक अच्छे से समझा सकूं, एक अच्छी चीजें बता सकूं। वरना जल्दी जल्दी में फिर मैं वो चीज समझा तो दूंगा, बता तो दूंगा, फिर वही चीज आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा और एक आध 2 पॉइंट आपसे मिस्टेक हो जाएंगी। तो वो चीज मुझे याद है, आप बिल्कुल, मैं एकदम आपके लिए सोचकर चलाऊं, परेशान मत हुए, आपके लिए बिल्कुल अच्छे से समझ के चलाऊं। एकदम प्लान में कर रखा हूं कि कब क्या क्या चीज देना है, क्या क्या चीज नहीं देना है, और कितने एग्जाम में आपके हिसाब से देना है ना। चीज तो बहुत है, पर एग्जाम के हिसाब से कितना आपको देना है, ठीक है। चलिए, तो पहले आपको ये अब जैसे यहाँ पे आपको अगर मैं कहूँ तो आपके पेपर में हार्ट कभी नहीं ज्यादा आएगा, हार्ट से कभी नहीं पूछेगा कि कैसे ब्लड आपके हृदय में आता है, कहाँ छनता है, कहाँ पे क्या होता है, नहीं पूछेगा आपके पेपर में। बट मैं कोशिश करूंगा इसका 4-5-10 पॉइंट ऐसा बता दूं आपको, ताकि आपके पेपर में अगर गलती से आ भी जाए तो समस्या ना हो, है ना। उसी प्रकार से इससे भी आपका पेपर में नहीं आएगा, बस हमने आपको नाम बताया, बस जो भी पेपर में ब्लड से संबंधित आएगा क्वेश्चन वो यहीं से आएगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स यहीं से बनेगा, यहाँ से बनने का कोई सवाल ही नहीं होता है, ठीक है, कभी नहीं होता है। बट हम फिर भी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा अच्छे से, वरना अगर और लेवल जानना है तो फिर उसके लिए तो एक नीट का बैच होता है, एमबीबीएस की बात आ जाएगी, है ना। चलिए, ओके, ठीक है। अच्छा अच्छा, आप ही थे, ठीक है, बहुत मैं आपको बात करता हूँ बेटा। अभी थोड़ा परेशान था क्योंकि पापा मेरे एडमिट हैं, अभी मैं परसों से इसलिए थोड़ा परेशान हूँ। अभी मैं हॉस्पिटल से भाग कर यहाँ पे आया हूँ, मैं ट्रैवल ही कर रहा हूँ तब से, लखनऊ से यहाँ, वहाँ से यहाँ, मैं सोया भी नहीं हूँ 2 दिन से, तो आप लोग से क्या छुपाना, ठीक है। चलिए आगे चले। इसके लिम्फ का हिंदी, और लिम्फ का मैंने बताया लसिका बच्चा, लसिका, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर देखिएगा, अब सवाल कैसे बनते हैं, पॉइंट कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। सवाल सबसे पहले बनेगा कि ये बताइए, हमने हेडिंग डाला था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम कह रहे थे मानव परिसंचरण तंत्र, मानव परिसंचरण, अब एक सेकंड, सॉरी, मानव परिसंचरण, यार गिर जाएगा टूटी, मानव परिसंचरण, ठीक है, तंत्र, इसकी बात कर रहे थे हम, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर हम पूछते हैं कि बताइए ये जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, यह कैसी टिश्यू है, ये कैसा उत्तक होगा। अगर आपसे कोई कहे कि ये एक आपस में कैसी टिश्यू है या कैसा उत्तक है, तो आप ये बात बिल्कुल आराम से बताएंगे कि सर इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। यह कैसी टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। यह क्या है, कनेक्टिव टिश्यू होती है ना। ध्यान से देखिएगा, कनेक्टिव टिश्यू, यानी कहने का मतलब यह हुआ, हिंदी में जब आपसे कहा जाएगा तो यह एक संयोजी उत्तक होता है। यह कैसा है, यह एक संयोजी उत्तक है। बात समझ रहे, कैसा है, संयोजी उत्तक होता है, यानी एक प्रकार का यह कनेक्टिव टिश्यू होता है। यह कैसा है, संयोजी उत्तक है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात अगर आपसे कहें कि सर इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू, इट इज, आपने बताया कि सर यहाँ पे संयोजी उत्तक है, ठीक है। सर कैसे कनेक्टिव टिश्यू हुआ, कैसे संयोजी उत्तक होता है, क्योंकि इसमें 3 पार्ट्स पाए जाते हैं, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, और एक होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है, प्लेटलेट्स, ठीक है। ऐसे आप लिखिए जल्दी से, है ना, ठीक है। आपने देखा कि इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू, यानी आप सब समझ गए कि ये एक संयोजी उत्तक है, ये एक संयोजी उत्तक हो गया, ये आपको पता चला। फिर हमने बताया कि संयोजी उत्तक में आपको 3 चीजें आती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपका होता है प्लेटलेट्स। अब ध्यान से समझते हैं कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो सर प्लेटलेट्स आप बता रहे हो, जो कि हम कनेक्टिव टिश्यू कहला रहे हैं, तो एक होता क्या, कनेक्टिव टिश्यू पहले क्या होता है इसको बताइए। तो हमने लिखा सर कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि हमें क्या पता है, हमें संयोजी उत्तक पढ़ना है। कनेक्टिव का मतलब क्या होता है, कनेक्ट करना, है ना। कनेक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा, कनेक्ट करना, यही समझ में आ रही बात। कनेक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा, कनेक्ट करना, ठीक है। अब कनेक्टिव का मतलब जब आपको पता चल गया कि कनेक्ट करना होता है, तो हमें इस बात का अंदाजा लग चुका होगा, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है, कनेक्ट करना, जोड़ना, है ना, यही ना। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि आपके बॉडी के पार्ट को आपस में एक दूसरे से जोड़ने में मदद करने वाला टिश्यू है ये। भाई कनेक्टिव का मतलब, संयोजी का मतलब क्या है, एक कनेक्ट करना। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि आपके बॉडी के जो भी पार्ट्स, आपके शरीर के जो भी भाग हैं, उन भागों को आपस में जोड़ने में मदद करने वाला एक उत्तक है, जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू कह रहे हैं। अब हमारा हाथ अगर आज काम कर रहा है, तो हमारे हाथ के अंदर खून बह रहा है,
अगर हमारा यही खून, अगर यही खून जो हमारे हाथ में जा रहा है, यही हमारे सीने में भी है, यही हमारे पैर में भी है, यही हमारे दिल दिमाग हर जगह, आंख नाक कान हर जगह है, तो कहीं ना कहीं तो हर जगह कनेक्ट कर रहा है ना, वो खून एक दूसरे को जोड़ रहा है ना आपस में, तो इसीलिए एक तरीके से कनेक्टिव टिश्यू हुआ। तो एक बॉडी, लिख लीजिए कि एक शरीर के भाग को आपस में जोड़ना, ठीक है, यही इसका काम। बात समझ आ गया? एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से, एक शरीर के एक, ऐसे लिखिए, सॉरी ऐसे मत लिखिए, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा आप लोग का, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे सही है पर इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। शरीर के एक भाग को क्या हो रहा है, एक भाग को, ठीक है, दूसरे भाग से जोड़ना। शरीर के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ना, यही क्या कहलाएगा, यही आपका कहलाएगा संयोजी उत्तक। ठीक है, शरीर के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ता है, यही आपका उत्तक क्या कहलाता है, संयोजी उत्तक कहलाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया सभी को? यहां तक क्लियर सर? ठीक है, ब्लड कैसा है, तो ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, एक प्रकार का संयोजी उत्तक हो गया। सभी को क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम बात करें ब्लड की, यदि हम बात कर रहे हैं रक्त की, रुधिर की, तो हमने एक बात कही, हमने कहा रुधिर का उत्पत्ति कहां पे हुआ है। हमने पूछा आपसे रुधिर का उत्पत्ति कहां पे हुआ है, यानी इसका ओरिजिन कहां पे हुआ है ना? हमने आपसे सवाल किया जो आपका ब्लड है, जो आपका रक्त है, जो रुधिर है, इसकी उत्पत्ति कहां पर हुई, तो आप क्या बताइएगा? आप कहेंगे कि सर इसकी जो उत्पत्ति हुई मेसोडर्मल इन ओरिजिन। कहां पर हुआ था? मेसोडर्मल इन ओरिजिन, यानी कि मेसोडर्म में इसकी उत्पत्ति हुई थी। ध्यान से सुनिएगा, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? मेसोडर्म से हुई है। अब आप कहोगे सर मेसोडर्म क्या होता है, ये भी समझाइए मुझे। मैं समझाता हूं क्या होता है मेसोडर्म। मेसोडर्म से इसकी उत्पत्ति हुई है, किसकी? ब्लड की। आज के बाद ये बात याद रखिएगा कि कभी कोई आपसे पूछे, जैसे ब्लड बनता बोन मैरो में है, अस्थि मज्जा में है, मुझे पता है आप यही बताने वाले हो कि सर जो ब्लड है, जो रक्त है, ये बनता है बोन मैरो में। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही हो। पर एक बात बताइए, जब आप माँ के पेट में थे, जब आप माँ के गर्भ में होते हैं, है ना, जब आप माता जी के गर्भ में होते हैं, माता जी के गर्भ के अंदर जब आप पल रहे होते हैं, क्या उस वक्त भी बोन मैरो में ही आपका खून बनता है? क्या उस वक्त भी आपके बोन मैरो में ही खून बनता है? आप खुद एक बार सोचकर बताइए कि अगर आप माता जी के गर्भ में हैं, आप जब माता जी के पेट में जब आप पल रहे होते हो, तो उस वक्त भी शरीर का खून आपके बोन मैरो में ही बनता है, अस्थि मज्जा में ही बनता है? नहीं ना बनता। लोग क्या कहते हैं कि माँ के खून से आपका शरीर का निर्माण हो, यही ना कहते? तो माँ के खून से कैसे? मैं वही सवाल, इसीलिए मैंने इसको लिखा मेसोडर्म। ये जो मेसोडर्म है, ये गर्भाशय का एक भाग होता है, जो गर्भाशय होता है, जो आपका एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, उस भ्रूण का एक भाग होता है मेसोडर्म, जहां पर आपके ब्लड का निर्माण होता है। और फिर वो ब्लड आपके शरीर में आता है, और फिर जब आप बाहर आते हो, बड़े होते हो, तब वो बोन मैरो में बनना शुरू होता है। पर वो बोन मैरो में भी ब्लड अगर आ रहा है, तो पहली उत्पत्ति यहीं से हुई है। समझ में आई बात? ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे सुनिएगा, ठीक है। हम जब पूछेंगे कि सर हमने जब ये लिखवाया कि मेसोडर्म में उत्पत्ति होती है, तो अब मैं बताऊंगा अभी, पर पहले इसके नीचे एक पॉइंट लिखिए। इसके नीचे लिखिए कि सर ये बात कब की है, ये मैटर कब का है, ये मैटर कब की बात हो रही है? जब आप गर्भ में होते हैं। जब कहाँ होते हैं? जब माता जी के गर्भ में होते हैं। ऐसे लिख लीजिएगा। अब इसको तो आई थिंक कि ये बात तो आप इंग्लिश में नहीं समझे। अब ये बात तो आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये भी आपको इंग्लिश में अच्छा लगे, ऐसा तो है नहीं, है ना। जब आप गर्भ में होते हैं, गर्भ में मतलब इन द एम्ब्रियो कंडीशन, जब आप गर्भ में होते हैं, एम्ब्रियो के फॉर्म में रहते हैं। एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण, भ्रूण के फॉर्म में रहते हैं, भ्रूण के रूप में रहते हैं, भ्रूण के रूप में रहते हैं, भ्रूण के रूप में रहते हैं। तब की बात है ये बात तब की है, ये बात तब की है।
जब आप गर्भ में होते हैं और भ्रूण के रूप में रहते हैं, जब आप एम्ब्रियो के रूप में रहते हैं, उस वक्त ये ब्लड की उत्पत्ति आपके बोन मैरो में नहीं बल्कि एक मेसोडर्म में होती है, जो कि इसी का एक भाग है। इसी का एक भाग है। कैसे है वो भी मैं बताता हूं बहुत अच्छे से। पहले आप इस चीज को लिखिए और ये बताइए कि यहां तक कितने लोगों को एकदम समझ में आया। इसी पॉइंट को मैं दोबारा समझाऊंगा अभी। ये पॉइंट मैं दोबारा समझाऊंगा कि गर्भ में होने पर आपके ब्लड का निर्माण, आपके रुधिर की उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। अभी मेसोडर्मल कहां पड़ता है ये मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। देखिए अब यहां पर बड़े आराम से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, मानिए, देखिएगा, समझिएगा। ये आपके माता जी के गर्भ का एम्ब्रियो है, ये आपका एम्ब्रियो है, सपोज दैट ये भ्रूण है, ठीक है, ये एम्ब्रियो है, ये आपका भ्रूण है। अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अब भ्रूण में ना 3 भाग होते हैं। एम्ब्रियो में 3 परत पाई जाती है, 3 लेयर पाए जाते हैं। सबसे ऊपर जो होता है वो होता है एंडोडर्म। क्या होता है? एंडोडर्म होता है। क्या होता है? एंडोडर्म। बीच में जो होता है वो होता है मीजोडर्म। क्या होता है? मीजोडर्म, ठीक है। और लास्ट में जो होता है उसे कहते हैं एक्टोडर्म, बाहरी जो परत होती है, एक्टोडर्म। बात समझ आ रहा है? क्या होगा? एक्टोडर्म होगा, ठीक है। एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म। यह देखिए एंडोडर्म, ये माँ का गर्भ है, ये एम्ब्रियो है। माता जी के गर्भ में जो भ्रूण है वो ऐसे ही दिखाई देगा और इसमें 3 परत होती है ऐसे। मीजोडर्म, ठीक है, मीजोडर्म, ठीक है। और ये आपका हो गया एक्टोडर्म, ये आपका हो जाएगा एक्टोडर्म। अब बात समझ में आई है कि सर अगर हम आपसे कहें कि आपके लीवर का निर्माण कहां से हुआ, जब आप माता जी के गर्भ में थे, और आप जब माता जी के गर्भ में थे, मैं आपसे कहूं कि उस एम्ब्रियो में, जब आप एम्ब्रियो के रूप में थे, भ्रूण के रूप में पाए जा रहे थे, मतलब बन रहे थे, तो आपके अंदर लीवर कहां से आया? आपके अंदर स्टमक कहां से आया? अमाशय कहां से आया? आपके अंदर आंत का निर्माण, इंटेस्टाइन कहां से बना? ये बनाता है एंडोडर्म, ये बनाता है आपका एंडोडर्म। यानी कि इसके आगे लिख लीजिएगा आज के बाद कि जब भी आपसे कोई कहेगा कि हमारे इस चीज का निर्माण कहां से हुआ, भ्रूण के समय, भ्रूण के दौरान, तो उस समय पे यहाँ पे एंडोडर्म से हमारे शरीर में निर्माण हुआ इन सब चीजों का। तो इंटरनल ऑर्गन्स, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो आपके आंतरिक अंग होते हैं, आंतरिक मतलब जो अंदर के तरफ जो अंग होते हैं, जैसे कि आपका लीवर हो गया, जैसे कि आपका स्टमक हो गया, पेट हो गया, अमाशय जिसे कहा जाएगा, अमाशय हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका यकृत हो गया, ठीक है, और जैसे कि आपका इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, इंटेस्टाइन हो गया, वृकक हो गया, तो ये सॉरी आंत हो गया, वृकक कह रहे हैं, आंत हो गया। ये सब चीज क्या है? ये सबका निर्माण आपका एंडोडर्म की वजह से होता है, ठीक है। ये भी बनाएं क्या सर? हाँ बिल्कुल बना लीजिए। ये सब आपका निर्माण कहां से होता है? एंडोडर्म से होता है। पर एक बात याद रखिएगा, हार्ट जो हृदय है वो यहां नहीं बनता। हृदय जो है वो भी एक इंटरनल ऑर्गन है, आपके शरीर के अंदर का एक अंग है, पर वो यहां पर नहीं बनता, वो भी एक अलग बनता है। हृदय को छोड़कर जितने भी आपको इंटरनल ऑर्गन है सब यही बनते हैं। ये बात समझ में आया सभी को? क्लियर है? लिख लीजिए जल्दी से। ये सारा बनाएगा एंडोडर्म ही इसे बनाता है। लीवर को बनाएगा, स्टमक बनाएगा, इंटेस्टाइन बनाएगा, ये सब यही बनाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, एक बार लिख लीजिए सभी लोग। सभी लोग लिख लिया? सभी ने? आगे चले जाए, आगे चले, आगे चला जाए अच्छे से, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब उसके बाद अगर बात करें मेसोडर्म की, तो मेसोडर्म से क्या बनेगा? मेसोडर्म क्या क्या बनाएगा? तो ये ब्लड बनाएगा, यानी आपका रुधिर यानी रक्त बनाएगा, ठीक है। आपके ब्लड के साथ साथ आपकी हड्डियां भी यही बनाता है, यानी जो हड्डियां हमारी बनती है शरीर में, वो भी उस समय पे ये मेसोडर्म ही बनाता है भ्रूण के दौरान, ठीक है। बोन हो गया, ब्लड हो गया, और आपका अगर आपसे कहे कार्डियोवैस्कुलर मसल्स, कार्डियोवैस्कुलर मसल यानी हृदय की मांसपेशियां, जो हृदय मांसपेशी होती है, कार्डियोवैस्कुलर मसल्स जो होते हैं, यानी जो हृदय की मांसपेशियां होती हैं, चाहे वो हृदय हो गया, है ना, समझ रहे हैं, जो आपका हार्ट हो गया, ठीक है, हृदय मांसपेशी, ये तीनों भी आपका मेसोडर्म बनाएगा। ये तीनों को बनाएगा मेसोडर्म। सर मेरे हाथ में चोट लगा है और लिखने में नहीं हो रहा है। ठीक है, आप अपना बाद में जब चोट आपका मतलब सही हो जाए
तो आप अपने आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, ये बात समझ में आया सभी को? ये चीज क्लियर है यहाँ पे, है ना? हृदय की जो पेशियां होती हैं, जो आपका हड्डी होता है, जो आपका क्या कहते हैं रुधिर यानी ब्लड होता है, वो सब आपका मेसोडर्म बनाता है। ठीक है, हाँ पीडीएफ मिलेगा। अच्छा साइड प्लीज जी, मैं हट जाता हूँ। ठीक है सभी को? हाँ रुके हुए हैं आप, लिखिए आराम से, हम रुके हुए हैं। बोन के नीचे जो है, बोन के नीचे आपका कार्डियो लिखा है, CARDIO, CARDIO VASCULAR, कार्डियोवैस्कुलर लिखा हुआ है। हाँ हृदय भी यही फॉर्म होता है। हाँ जी ठीक है, डन, बहुत बढ़िया। आगे चलें? हो गया सर, लिख लिए। रुकिएगा सर, जल्दी थोड़ा सा बेटा, जल्दी ना, जल्दी। ठीक है, उसी प्रकार से यहीं पर लिख लीजिए, अगर लिखना चाहिए तो यहीं पे लिख लीजिए। ये जो एक्टोडर्म होता है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये जो एक्टोडर्म होता है ये वाला, ये क्या करता है, ये आपके बॉडी को बाहर से लाइनिंग सरफेस, आउटर सरफेस प्रोवाइड करता है। क्या करता है? आपके बाहरी सरफेस बनाए रखता है। तो आपकी जो लाइनिंग है, लाइनिंग करता है आपके आउटर सरफेस की। आउटर सरफेस पे क्या करता है? आपके लाइनिंग करता है, यानी आपके बाहरी जो आपका बाहर का परत है, बाहर के जो सरफेस है, उसे क्या करा है? बाहर सरफेस बनाता है। ठीक है, लाइनिंग आउटर सरफेस करता है, बाहर आकार देता है ना, बाहर आकार बनाएगा, बाहरी आकार बनाएगा, ऐसे लिख लीजिए, बाहरी आकार बनाएगा। तो यहां पर जो आपके बॉडी का आउटर पार्ट्स होगा उसकी लाइनिंग कर रहेगा एक्टोडर्म, बाकी चीजें मेसोडर्म, और बाकी आपके अंदर की जो चीजें वो एंडोडर्म। ये तीनों बातें आप सबने लिख लिया होगा, सभी ने। ठीक है, सबने लिख लिया? हाँ, जब आप माँ के गर्भ में होते हैं, ये बात तब की है, जब आप माँ के गर्भ में होते हैं, एम्ब्रियोनिक फॉर्म में, फॉर्म में, भ्रूण के रूप में पाए जाते हैं, तब की बात है ये। ठीक है, ठीक है बच्चा, एक्चुअली मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, एडमिट है, मैं परेशान हूँ, जिस वजह से मैं थोड़ा सा भी यूट्यूब पे क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। आज से आपकी क्लास होगी, आज से आपको क्लास मिलेगा। ठीक है, डोंट वरी। चलिए, ये चीज़ क्लियर है? ठीक है सर, अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अच्छा, अब उसका ब्लड की बात कर रहे हैं, ब्लड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ब्लड की बात कर रहे हैं ना, रक्त की बात कर रहे हैं। उसके आगे लिखिएगा, क्या लिखेंगे उसके आगे? उसके आगे लिखा जाएगा ब्लड का जो है पीएच वैल्यू पूछा जाता है। ब्लड का जो पीएच वैल्यू कितना होगा, इस रक्त का पीएच वैल्यू पूछा जाएगा। क्या बताइएगा आप सभी? तो रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है, ये पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है इसका पीएच वैल्यू? 7.4 होता है। ठीक है, 7.4 होता है। ठीक है, अच्छा, यदि आपसे कोई कहे कि कितने प्रतिशत भाग शरीर का जो ब्लड से बना हुआ, मतलब ब्लड का कितना प्रतिशत भाग शरीर का, पूरे शरीर के हिस्से का, पूरे शरीर का हिस्से का ब्लड का कितना भाग होता है, तो आप बताएंगे बॉडी के, ऐसे लिख लीजिए, बिल्कुल ऐसे लिखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ, एकदम वैसे ही आप लिखना। बॉडी के 7 से लेके 8%, यानी 7 से लेके 8% जो भी भाग होता है, जो पार्ट होता है, जो भाग होता है, ठीक है, 7 से लेके 8% जो भाग होता है वो आपके ठीक है, बॉडी के 7 से 8% जो भाग है पूरे समस्याएं बहुत हैं। चलिए इधर देखिए, इधर यहां से लिखिएगा, यहां से लिखिएगा, यहां से लिखिएगा, अच्छे से मैं लिख देता हूं ना। ठीक है, शरीर के 7 से 8% भाग, शरीर के 7 से 8% भाग रक्त का भाग होता है, रक्त का भाग होता है।
ठीक है, पूरे शरीर के 7 से 8% जो भाग होते हैं वो रक्त के भाग होते हैं, पूरे टोटल होल बॉडी की अगर बात करें, ठीक है, टोटल होल बॉडी की अगर बात करें, ठीक है, अ पार्ट ऑफ होल बॉडी, अ पार्ट ऑफ होल बॉडी, अ पार्ट ऑफ होल बॉडी 7 to 8% पार्ट्स ऑफ ब्लड। ठीक है, पॉइंट समझ में आया सभी को? ठीक है, यहां पर समझ में आया कि यानी पूरे शरीर का जो है, पूरे होल बॉडी की अगर बात करें, पूरे शरीर की अगर बात करें, तो पूरे शरीर का 7 से 8% जो भाग होता है वो रक्त का होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया सभी को? क्लियर है सभी को यहाँ पे? ठीक है सर, क्लियर है? चलिए आगे चला जाए, आगे चला जाए। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे चलते हैं तो देखते हैं, पूछा जाता है पेपर में कि एक मेल के अंदर, एक पुरुष के अंदर, एक मेल के अंदर, एक पुरुष के अंदर जो आपका ब्लड का जो अगर कहा जाए, अगर पुरुष की बात करें, मेल की बात करें, तो बताइए कि एक मेल के अंदर, पुरुष के अंदर जो ब्लड पाई जाती कितनी होती है? तो आप बताएंगे 5 से लेके 5.5 लीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, जो रक्त पाई जाती है, जो खून पाई जाती है पुरुष के अंदर, आपके मेल के अंदर, तो आपका 5 से लेके 5.5 लीटर ब्लड होगा। ठीक है, उसके बाद उसी प्रकार से अगर बात करें फीमेल की, स्त्री की अगर बात करते हैं, अगर फीमेल की बात करें, एक स्त्री की बात करें, महिला की बात करें, तो इनमें जो ब्लड होता है वो 4 से लेके 4.5 लीटर होता है। 4 से लेके 4.5 लीटर होता है। बात समझ में आ गया? यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है सभी को? यहां तक ठीक है? जल्दी से लिखिए। फिर एक चार्ट बनाएंगे, अब वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक पूरा चार्ट बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे। उस चार्ट को मैं बताऊंगा कैसे कैसे टूटा है ब्लड को, कैसे कैसे भागों में बांटा गया है ना, वो मैं बताऊंगा। क्लियर है? हाँ, मीजोडम में बनता है बेटा, मीजोडम में, हाँ बिल्कुल सही जी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, यहां पर लिखते हैं ब्लड ना, जिन्हें हम लोग कहते हैं रुधिर। क्या बोलेंगे? रुधिर बोलेंगे। अब ये जो ब्लड आप देख रहे हो, इसके 2 भाग होते हैं। इस ब्लड को 2 भाग में तोड़ा जाता है। इस ब्लड को 2 भाग में तोड़ा जाता है। एक भाग आपका प्लाज्मा और दूसरा आपका होता है ब्लड कार्पसल्स। बात समझ रहे हैं? एक भाग आपका हो जाएगा प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड कार्पसल्स। क्या होता है? ब्लड कार्पसल्स। यानी कि अगर हिंदी में कहें तो हिंदी में इन्हें कहा जाएगा प्लाज्मा, हिंदी में इन्हें कहा जाएगा प्लाज्मा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ब्लड कार्पसल्स को हिंदी में कहा जाएगा रक्त कणिकाएं। क्या कहा जाएगा? रक्त कणिकाएं। ये बात समझ में आया सभी को? ठीक है, 4 ग्रुप होते हैं ब्लड के बेटा, अभी मैं बताऊंगा, अभी मैं उसे बताऊंगा, है ना, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, है ना। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, बात समझ में आ गया? समझ में आई सभी को बात? ठीक है, अच्छा। अब देखिए, इसी ब्लड कार्पसल्स को 3 भाग में तोड़ा जाता है। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। कौन कौन से? एक होता है आपका आरबीसी, एक होता है आपका डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल जिसे कहते हैं, श्वेत रक्त कणिका, और एक होता है आपका प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स। समझ रहे बात को? ठीक है, अच्छा। अब इसी को दूसरे नाम से जानते हैं। आरबीसी का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट। क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स होता है, जिसे कहते हैं हम सभी लाल रक्त कणिका।
लाल रक्त कणिका। ठीक है, ये बात समझ में आया सभी को, लाल रक्त कणिका, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से इसका जो नाम होगा इसे कहा जाएगा ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है इसका दूसरा नाम, और इसे कहते हैं श्वेत रक्त कणिका। इसे क्या बोलेंगे? श्वेत रक्त कणिका। ठीक है, श्वेत रक्त कोशिका कहिए चाहे श्वेत रक्त कणिका कहिए। और इसी का अगर बात करें प्लेटलेट्स का, इसे कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, बात समझ में आया सभी को? ठीक है, आपने देखा कि यहां पर इस तरीके से हम देखते हैं, यहां पर आपने देखा, आपने क्या देखा? आपने देखा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, यहां पर हो गया थ्रोम्बोसाइट्स, है ना? तो यूरेथ्रोसाइट लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, थ्रोम्बोसाइट, यानी जिसे हम लोग हिंदी में भी इसे प्लेटलेट्स ही बोलेंगे, प्लेटलेट्स ही से बोला जाता है। लोग कहते हैं ना हमारे ब्लड में नंबर ऑफ प्लेटलेट कम हो गया, ये वही प्लेटलेट्स है। तीनों जल्दी से लिखिए सभी लोग, जल्दी से। ठीक है, हो गया, हो गया। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। ये आपने देख लिया सभी लोग ने अच्छे से, है ना? अच्छा, ठीक है। अच्छा, कितने लोग जानते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल में जो रंग होता है वो सफेद होता है? श्वेत रक्त कणिका की अगर बात करें, श्वेत रक्त कणिका जो होता है इसका रंग कैसा होता है? कितने लोग जानते हैं सफेद होता है? व्हाइट ब्लड सेल यानी कि सफेद रक्त कणिका जो है इसका रंग सफेद होता है, श्वेत होता है। ये बात कितने लोग जानते हैं? क्या ये बात सच है या नहीं, ये बताइए। व्हाइट होता है क्योंकि इसका नाम व्हाइट ब्लड सेल है, इसलिए इसको व्हाइट कहा जा रहा है ना। इसका नाम व्हाइट ब्लड सेल है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है कि ये आपका सफेद होगा। जी, बहुत अच्छी। ठीक है, तो पहली चीज कि इसका कोई भी रंग नहीं होता, ये रंग विहीन होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। लिखिएगा, ये कैसा होता है? ये ट्रांसपेरेंट होता है। इसी के नीचे ऐसे लिखिएगा, ये पारदर्शी होता है। ये कैसा होता है? पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। कोई पिगमेंट नहीं है इसमें, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता। इसमें कोई पिगमेंट जब नहीं होगा तो इसमें रंग कहां से आएगा? ये रंग विहीन होता है, कलरलेस होता है, कोई पिगमेंट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? बात समझे? ठीक है, ठीक। अच्छा, इसीलिए अब इसको देखिए,
क्योंकि आपको ये बात पता होगा अच्छे से, क्योंकि ये बात आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि WBC हमारे शरीर के अंदर जो होता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए होता है ना। जो हमारे शरीर में WBC पाई जा रही है, जो हमारी श्वेत रक्त कणिका होती है, वो हमारी बॉडी में श्वेत रक्त कणिका जो होती है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए होती है कि नहीं होती है। हमें रोगाणुओं से बचाने में मदद करती है, ताकि हमारे अंदर जो भी छोटे मोटे रोग हमें होते हैं वो ना हो सके। यही काम होता है इनका, एंटीबॉडी बनाने का काम होती है। इसलिए इसके दो भाग होते हैं, इसीलिए इसको दो भाग में तोड़ा गया। इसका एक भाग इधर आएगा और इसी का दूसरा भाग इधर आएगा, और इसी को, इसमें से एक को कहते हैं ग्रैनुलोसाइट। क्या बोला जाएगा? ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट यानी हिंदी का मतलब हो गया कणिकामय। हिंदी में इसे कहा जाएगा कणिकामय। ठीक है। उसी प्रकार से एक दूसरा होता है इसका ए ग्रैनुलोसाइट, यानी कि अकणिकामय। अकणिकामय। ठीक है। एक कणिका में और एक हो गया अकणिका में। यह बात समझ में आया सभी को? ठीक है। अब क्या होता है ग्रैनुलोसाइट और क्या होता है ए ग्रैनुलोसाइट, जरा देखिएगा। हम आपको स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। देखिए देख रहे हैं? ये आप ग्रैनुलोसाइट देख रहे हैं, कणिका में देख रहे हैं, ये देख रहे हैं सभी लोग। ये जो आप ग्रैनुलोसाइट देख रहे हैं, ये अगर आप देखें तो इसमें छोटे छोटे इस प्रकार से कर पाए जा रहे हैं ना, छोटे छोटे ग्रैनुल। ये जो छोटे छोटे बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं, स्मॉल ये सब क्या है? ये सब आपके छोटे छोटे कण हैं, ये ग्रैन्यूल्स हैं। ये क्या है? ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं, कण हैं, है ना। ये क्या है? कण है। ये छोटे छोटे, अब जिसमें ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको तीन प्रकार से क्या दिखाई देगा? ग्रैनुलोसाइट दिखाई देगा। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। तीन तरीके से आपको ये कणिका में दिखाई देगा, और जिसमें जिसमें कण है, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं, वही आपका कणिका में कहलाता है। यही ना है ना? बात समझ आ रहा है? ये व्हाइट ब्लड सेल के आउटर मेम्ब्रेन होते हैं, बाहरी परत होते हैं। ये श्वेत रक्त कणिका के बाहरी परत हैं, जो कि इस तरीके से होते हैं, और अगर उनमें छोटे छोटे कण हैं तो वो आपका ग्रैनुलोसाइट कहलाएगा। बात समझ आ रहा है? क्लियर है जी? तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यहां पर जब आप आते हैं तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से ऊपर ले चलते हैं। देखिएगा, यहां पर आपने क्या देखा? आप सबने देखा कि इसके नीचे लिखिएगा, ये जो आपका ग्रैनुलोसाइट होगा, इसके नीचे क्या लिखेंगे कि इसके तीन भाग होते हैं। इसके तीन भाग होते हैं इस तरीके से। एक होता है इओसिनोफिल, एक होता है बेसोफिल, हिंदी में भी इसको इसी नाम से जाना जाता है, वो भी मैं लिख देता हूं, और एक होता है न्यूट्रोफिल। ठीक है। एक होता है इओसिनोफिल, इओसिनोफिल। ठीक है। दूसरा होता है बेसोफिल। ठीक है। तीसरा होता है न्यूट्रोफिल। ठीक है। तो ये तीनों लिखिए जल्दी से, इओसिनोफिल, बेसोफिल और आपका न्यूट्रोफिल। लिखिए, इओसिनोफिल, बेसोफिल और आपका न्यूट्रोफिल। ये आपका ग्रैनुलोसाइट होता है ना। अगर समझना है तो इस साइड ऐसे बना के लिख लीजिए कि छोटे, ये जो है जिनमें जो है कण पाए जाए, क्या पाए जाए? जो कण चिपका होता है, जो कण चिपका दिखाई दे रहा होगा, जिसमें कण चिपका दिखाई दे रहा होगा, छोटे छोटे कण चिपके दिखाई दे रहे होंगे, यानी ग्रैन्यूल्स, स्मॉल ग्रैन्यूल्स जो शो हो रहे होंगे, स्मॉल ग्रैन्यूल्स जिनके अंदर पाए जा रहे होंगे, जो अभी आपने पिक्चर देखा था उसकी बात कर रहा हूँ। स्मॉल छोटे छोटे कण दिखाई दें, वही आपका ग्रैनुलोसाइट होता है। ठीक है। बात समझ आ रहा है? नहीं होगा तो ऐसे बना भी लीजिएगा, उसी के नीचे ऐसे करके बना लीजिए।
चलिए डन, लिख लिया सभी ने, ऐसे बना लिया, लिख लिया। ठीक है, बात समझ में आया? बहुत बढ़िया। उसी प्रकार से होता है एक ग्रेनुलोसाइट। क्या होता है? एक ग्रेनुलोसाइट होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं अकणिकामय। इसको दो पार्ट में बांटा गया है, इसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है मोनोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट। इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से? मोनोसाइट, इसको ऐसे याद रखिए, पूछा जाएगा पेपर में कि मोनोसाइट कौन सा भाग है, इयोसिनोफिल किसका भाग है, ये सब चीजें, ग्रेनुलोसाइट किसका भाग, ये सब भाग पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसलिए ना मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ठीक है, और आपका लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। ठीक है, दो बातें हो गई, ये भी लिख लिया सभी ने। लिम्फोसाइट जो होती हैं, इसके दो टाइप होते हैं। लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती हैं। लिम्फोसाइट जो होती हैं, ये दो प्रकार की होती है। बी लिम्फोसाइट, थोड़ा इधर कर देते हैं, ठीक है, बी लिम्फोसाइट, और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट और आपका टी लिम्फोसाइट। ठीक है, क्लियर? क्लियर सभी को? सभी लोग को डन हो गया? इस तरीके से चार्ट आपको पूरा दिखाई दे रहा है। व्हाइट ब्लड सेल में ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट मतलब कणिका में, अकणिका में, फिर इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, और अकणिका में मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के दो भाग होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। यह बात समझ में आ गया सभी को? डन है? ठीक है सर, सभी लोग जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, बहुत अच्छे। अब हमें सबसे पहले क्या पढ़ना, अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, इधर देखिए, हमें सबसे पहले कहां से कहां चला गया? कहां चला गया ये? अरे यार, ये कहां चला गया? अरे यार, कहां चला गया ये भैया? कहां चला गया ये? खो गया क्या? अरे यार, पूरी मेहनत पे पानी फिर गई हमारे। चलो कोई नहीं, आप लोग चार्ट बना लिए थे ना? बस आप लोग चार्ट बना दिए थे ना? चार्ट हो गया था, बन गया सभी का ना वो? तो उसमें चार्ट में देखिए, जब मैंने बताया था तो ब्लड को मैंने दो भाग में तोड़ा था, एक तोड़ा था प्लाज्मा, एक होता था ब्लड कार्पसल्स, है ना? तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? हमें पढ़ना पड़ेगा प्लाज्मा। तो हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। हमें सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? प्लाज्मा। पता नहीं कहाँ चला गया इतना जल्दी। चलिए कोई बात नहीं, प्लाज्मा हमें देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? प्लाज्मा। क्या होता है प्लाज्मा, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, प्लाज्मा कैसा होता है सर? तो आप बताएंगे, जो प्लाज्मा होता है वो एक प्रकार का लिक्विड होता है। ये कैसा होता है? एक प्रकार का लिक्विड होता है, यानी एक तरीके से तरल होता है। ये एक लिक्विड है। ये क्या है? ये एक तरल भाग होता है, ये एक लिक्विड होता है। ये कैसा होता है? ये लिक्विड होता है, ये एक तरल होता है।
क्या है, ये एक लिक्विड है, ये एक तरल है। ठीक है, पहली बात तो याद रखेंगे। दूसरा चीज कि यदि हम बात करते हैं प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा में कितने प्रतिशत वाटर पाया जाता है, ये प्रश्न बार बार पूछा गया आपसे पेपर में, कितने प्रतिशत वाटर पाया जाता है। तो आप बताएंगे कि प्लाज्मा के अंदर 90 से लेके 92% वाटर जो होता है, पानी जो होता है वो पाया जाता है, यानी प्रेजेंट रहता है, उपस्थित होता है। किसमें? प्लाज्मा में। किसमें उपस्थित है? किसमें है? इन प्लाज्मा। ठीक है, तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि जो प्लाज्मा होती है उस प्लाज्मा में 90 से लेके 92% तक जल पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, उपस्थित होता है। ये बात समझ में आया सभी को? ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है, अच्छा, इसी प्लाज्मा के अंदर ये पानी तो पाया ही जाता है, पर साथ साथ प्रोटीन भी पाया जाता है। और कितने प्रोटीन ये प्रोटीन से भी मिलकर बना होता है। इसमें 6 से लेके 8% प्रोटीन का पार्ट होता है। 6 से लेके 8% कुछ मेजर प्रोटीन का पार्ट होता है ना। यह प्लाज्मा जो है किसका होता है? तो 6 से 8% ये प्रोटीन का होता है, मतलब आपके प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, इसमें प्रोटीन भी पाई जाती है, इसमें जल भी पाया जाता है। जल कम से कम 90 से 92, 90 से 92 हो जाएगा, और 6 to 8% यानी 6 से लेके 8% प्रोटीन का यह बना होता है। हाँ जी, 6 बजे क्या हो जाएगा? मॉक टेस्ट। हाँ जी, हमारा होता है, डेली होता है। सर साइंस का मॉक टेस्ट नहीं होता है? डी होता है, डेली होता है। आज होगा, कल एक्चुअली नहीं हुआ था, परसों भी नहीं हुआ था, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था बच्चा। आज मैं लूंगा। ठीक है, ठीक है, सभी को समझ में आई बात, है ना? अच्छा, अब 6 से 8% प्रोटीन का पार्ट होता है, ये बात तो समझ में आ गई सभी को। अब कुछ हम ऐसे प्रोटीन के नाम जान लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मेजर प्रोटीन के नाम लिख लेते हैं। जो 3 सबसे बड़े प्रोटीन होते हैं उनके नाम जान लेते हैं पहले। 3 जो सबसे बड़े प्रोटीन इसके में पाए जाते हैं वो हम जान लेते हैं कौन से होते हैं, है ना। 3 सबसे बड़े प्रोटीन जो पाए जाते हैं हम उनको जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। 3 मेजर प्रोटीन की अगर बात करें, ठीक है, तो कौन कौन से हो जाएंगे? एक होता है इसके अंदर फिब्रिन, फिब्रिनोजन। क्या होता है? फिब्रिनोजन। क्लियर है? हिंदी में भी लिख लीजिएगा, फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है इसके में। एक होता है फिब्रिनोजन। ठीक है, दूसरा जो होता है वो भी इसके में पाया जाता है। कौन कौन सा? आप क्या बताएंगे? ग्लोब्यूलिन। कौन सा? ग्लोब्यूलिन। 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 ठीक है, ग्लोब्यूलिन। क्लियर है? और तीसरा जो होता है उसे कहते हैं एल्बुमिन। क्या होता है? एल्बुमिन। एल्ब्यूमिन। ये आपका 3 प्रोटीन सबसे बहुत मेजर का मतलब सोचते हैं बहुत महत्वपूर्ण यह प्रोटीन होते हैं जो कि इसके में पाए जाते हैं। प्लाज्मा में 6 से 8% प्रोटीन का भाग होता है, यानी ये प्लाज्मा जो है ये 6 से 8% प्रोटीन से बना हुआ होता है। बाकी इसके अंदर 90 से 92% वाटर ही जल ही पाया जाता है। इन 6 से 8% की प्रोटीन में जो 3 सबसे बड़े प्रोटीन पाए जाते हैं इसके पास, वो होता है फिब्रिनोजन, वो होता है ग्लोब्यूलिन, वो होता है एल्ब्यूमिन। यह बात समझ में आया सभी को? क्या यह बात सभी को समझ में आ गया? ये सबसे मुख्य प्रकार के 3 मुख्य प्रकार के प्रोटीन इसके में पाए जाते हैं। लिख लीजिएगा हिंदी में अगर कोई समझना चाहे तो। ये 3 मुख्य प्रकार के प्रोटीन इसके में जो है देखने को मिलते हैं, और तीनों का काम अलग अलग होगा। फिब्रिनोजन का काम अलग है, जो आपके ब्लड क्लॉटिंग में रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है ना। ग्लोब्यूलिन का काम अलग है, आपकी इम्यूनिटी, आपकी प्रतिरक्षा जो है उस प्रणाली को बढ़ाने का काम, इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। उसी प्रकार से आपका एल्बुमिन ये ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर परासरण की क्रिया करता है। तीनों का काम अलग अलग। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, ये चीज हो गया, ये लिख लिया सभी ने। अच्छा, उसके बाद आगे चलिए। आगे जब चलते हैं तो हम लोग देखते क्या है कि इसमें कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, यानी कि कुछ लवण कुछ मात्रा में
सॉरी लवण कह, कुछ मात्रा में खनिज भी दिखाई देते हैं, कुछ मात्रा में खनिज भी उपस्थित होते हैं, है ना, कुछ मात्रा में खनिज भी उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? अब ये जो कुछ मात्रा में आपके खनिज भी पाए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं? स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी होते हैं, जैसे कैल्शियम हो जाएगा, जैसे निकल हो जाएगा, जैसे, ठीक है, मैग्नीशियम हो जाएगा, समझ रहे हैं? मैग्नीशियम हो गया, निकल हो गया, कैल्शियम हो गया, आपका क्लोरीन हो गया, ठीक है, एटसेट्रा, सभी इत्यादि। तो आपका कैल्शियम जैसा मिनरल पाया जाएगा इसके अंदर, निकल जैसा मैग्नीशियम जो है मिनरल्स पाया जाएगा, मैग्नीशियम इसके अंदर पाया जाएगा, क्लोरीन इसके अंदर पाया जाता है। ये बात भी आपको याद रखना है ना? ठीक है, क्लियर? इसमें साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि इसमें ग्लूकोज भी पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें ग्लूकोज भी पाया जाता है प्लाज्मा में। ग्लूकोज के साथ साथ अमीनो एसिड भी पाया जाता है, अमीनो अम्ल भी इसमें पाया जा रहा है, अमीनो अम्ल भी पाया जा रहा है। बात समझ आ रहा है सभी को? ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रखा जाए। जल्दी से बताइए क्लास कैसी लगी सभी को? समझ में तो आया ना? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? अच्छा लगा सभी को? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच टू ऑल। फिर बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का फिर तो। ठीक है, तो सभी लोगों को पता है कि मेरी क्लास शाम को जरूर होती है 6 से 7। अगर आप मॉक टेस्ट करना चाहते हैं प्रैक्टिस, तो जरूर आप 6 से 7 में आ सकते हैं। और अगर आप मॉक टेस्ट मंगाना चाहते हैं तो भी आप कूपन कोड Y838 लगा के मंगा सकते हैं। ठीक है, और थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक यू सो मच। और साथ में, और आप जो है साथ में क्वेश्चन डाउट किसी को होता है तो आप लोग मेरी आईडी जो है ले लीजिए। मेरी आईडी भी आप लोग को पता ही होगा, है ना? सभी को पता ही होगा, कहीं ना कहीं मेरी आईडी या मेरे से कांटेक्ट होगा तो आप टेलीग्राम पे थ्रू, चाहे जिसके थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं, अपने आईडी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना? चलिए, तो थैंक यू सो मच टू ऑल। आईडी मेरा नाम ही है जो है दीपांक उपाध्याय, आप लोग जानते हैं। दीपांक साइंस सर के नाम से भी हो सकता है, आ जाए, जैसे भी होगा आप सर्च करना, आप आ जाएगा इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं भी। ठीक है, तो वहाँ पे हो जाएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल, ध्यान रखिए, अपना पढ़ाई कीजिए अच्छे से। मिलते हैं शाम को 6 से 7 वाले में। और सर ये हमारा जॉब लैब का गवर्नमेंट है? हाँ जी बिल्कुल गवर्नमेंट होता है। ठीक है सर, फिजिक्स केमिस्ट्री कब से? जल्दी होगा, पहले बायो अभी शुरू हुआ बेटा, आराम से। चलिए, हाँ ऐसे ही आता है, आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी आप सर्च कर सको। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। पापा अभी ठीक नहीं है, अच्छे नहीं कह सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। और रेटिंग, स्टार रेटिंग जैसा भी आपकी इच्छा हो जरूर आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।